नमस्कार, मैं हूं आपका साहिल केनी और आप देख रहे हैं सवाल आज का। आज बात भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत, परमाणु क्षमता और बदलते वैश्विक सुरक्षा समीकरणों की, क्योंकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चों पर तैनात किए हैं और देश का कुल परमाणु हथियार भंडार बढ़कर 190 तक पहुंच गया है। यानी भारत अब केवल परमाणु शक्ति नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता वाले राष्ट्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर संतुलन बनाने की कोशिश, लंबी दूरी की अग्नि और के सीरीज मिसाइलें, MIRV तकनीक और समुद्र से परमाणु जवाब देने की क्षमता, ये सब भारत की बदलती रक्षा रणनीति की तस्वीर पेश कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त नए परमाणु प्रतिस्पर्धा दौर में प्रवेश कर चुकी है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान सभी अपने हथियार और मिसाइल सिस्टम तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत की ये बढ़ती ताकत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है या दक्षिण एशिया में नया तनाव पैदा करेगी। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन बातों को समझेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। दो खास मेहमान डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ, फॉर्मर साइंटिस्ट इसरो से। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अलावत है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर से। सर, भारत द्वारा 12 परमाणु हथियार तैनात करने का सामरिक महत्व क्या है? क्या भारत अब पूर्ण परमाणु ट्रायड क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है? देखिए, भारत परमाणु क्षमता के करीब नहीं पहुंचा बल्कि काफी आगे निकल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है अपने हथियारों को सीमा पर तैनात कर दिया है। उनको सीमा सीमा पर तैनात करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। ये तो भारत के बड़े से बड़े नेता या अधिकारी तक को मालूम नहीं है वो कहाँ पर है, कैसे हैं। उसके लिए अलग से हमारा गोपनीय नेटवर्क है और ये जानकारी सिपरी तक पहुंचना असंभव है। निश्चित रूप से ये एक स्टंट मात्र है और ये कोशिश की जा रही है कि भारत को किसी भी तरह से जो अभी आजकल जो चल रहा है ना मध्य पूर्व में उठापटक, जी। उसके चपेट में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उनके पास भी हथियार है, वो सीमा पर लगा रहे हैं। ये एक स्टंट है। ये मैं इसको बोलता हूँ कि अनावश्यक रूप से हवाई उड़ाई गई है ये, और जिससे कि भारत की जो स्थिति है जो आज मजबूत होती जा रही है उसके लिए खलल पड़े। निश्चित रूप से इसका कोई महत्व नहीं है, इस चीज को इग्नोर कर देना चाहिए। हथियार हैं हमारे पास, बहुत हैं, हमारी अपनी टेक्निक के हैं। और दूसरा, ये हथियार जब हमने 1974 में तैयार किए थे तब साइंस काफी अलग था और आज का साइंस काफी अलग है। उस समय माइक्रोचिप्स नहीं थी। उस समय जो है जो माइक्रो कंट्रोलर नहीं हुआ करते थे। परमाणु हथियार बनाने के रॉ मटेरियल तैयार करना अलग चीज है और उसका डिटोनेटर अलग चीज होती है। और 10 साल के अंदर अंदर उसका रिफ्यूलिंग करना पड़ता है। और इसमें क्योंकि जब हमने परमाणु विस्फोट किया था उस समय आपको मालूम होगा अच्छी तरह से हम पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन हमने इन प्रतिबंध के बावजूद भी अपनी निजी तकनीक का विकास करके उनको जो है विस्फोटक रूप में लाए, उसका पोखरण में विस्फोट भी किया। लेकिन आज की तारीख में हमने जब से ICBM बनाए हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई हैं, हमारी ये मिसाइलें परमाणु शस्त्र को ले जाने के लिए सक्षम है। लेकिन उनको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमारी नीति ये कभी नहीं रही है कि हम किसी देश पर हमला करें। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, अगर कोई देश हम पर हमला करेगा तो हम उसको जो है अच्छी तरह से सबक सिखाना जानते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में हमने बता भी दिया है। रहा सवाल ये, क्या दुश्मन हम पर हमला कर देगा परमाणु शक्ति से? आज की तारीख में असंभव है। क्योंकि अगर परमाणु बम का हमला करना होता तो ईरान पर कभी भी अमेरिका हमला कर देता, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था हम आपकी पूरी जो संस्कृति है उसको बर्बाद कर देंगे, नक्शे में से मिटा देंगे। ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। और भारत का पहला कभी भी प्रयास नहीं होगा जो परमाणु शस्त्रों का उपयोग करे। ये हमारे अपनी ताकत का इजहार करते हैं। ये ताकत ये बताते हैं कि अगर किसी ने परमाणु शस्त्र का उपयोग किया, पहले तो हम नहीं करेंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये हमारी नीति है, स्पष्ट है। लेकिन इसका अर्थ ये लगाना कि हमने सीमा पर लगा दिए हैं और उनका उपयोग हम पाकिस्तान या चीन पर करेंगे, ये अटकलें हैं, अफवाह हैं। मैं इसको कतई नहीं मानता
क्योंकि इनका जो हमारा नेटवर्क है परमाणु शस्त्रों का, वो आर्मी के बड़े से बड़े अफसर तक को पता नहीं है। इसके लिए एक अलग से ग्रुप काम करता है, उस ग्रुप पर निगरानी करने के लिए 3 अलग से चैनल्स हैं। इस बात की जानकारी मैं आपको दे दूं कि किसी भी कीमत में यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन परमाणु शस्त्रों की विदेशों को लीक होना असंभव है। हाँ, ये बात अवश्य है, भाभा एटॉमिक एनर्जी और दूसरे डीआरडीओ के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, हमारे यहाँ स्पेस साइंस का भी सेक्शन है, इन सब ने जो एक कमेटी बनाई है वो इनका रिफिलिंग कर कर इनका हमेशा ताज़ा बनाए रखते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, और माइक्रो चिप्स का उपयोग करके, माइक्रो कंट्रोलर्स का उपयोग करके हमारे पूर्व निर्धारित स्थान के ऊपर फोकस करके कभी भी किसी भी समय 5 मिनट के आदेश पर इनको छोड़ा जा सकता है। इतनी तकनीकी जानकारी बाहर है अनक्लासिफाइड, लेकिन क्लासिफाइड जानकारी ये कहना कि 12 बम हमने जो है तैयार करके सीमा पर रख दिए हैं, ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। ये एक डिप्लोमेटिक जो है, इसको मैं कहूँगा कि अफवाह है और जानबूझकर फैलाई गई है। इसके पीछे क्या मंतव्य है, राजनीतिक मंतव्य भी होगा, लेकिन इसका वास्तविकता में कोई भी किसी भी तरह का, मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूँ, कोई महत्व नहीं है। जी साहिल, ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। सर, मैं रुक रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक रावत सर का। सर, क्या भारत की बढ़ती परमाणु क्षमता एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकती है? सिप्री रिपोर्ट को वैश्विक रणनीति समुदाय कितना विश्वसनीय मानता है? सर, अभिषेक सर, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आपने मुझसे पूछा है? नहीं, अभिषेक सर से पूछा मैंने, उनको आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। डॉक्टर अभिषेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद आवाज नहीं गई उन तक। अनम्यूट कर लीजिए आप। डॉक्टर अभिषेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आई। नहीं आ रही। हाँ एक सेकंड। डॉक्टर अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सॉरी। हाँ जी भाई। जी साहिल जी, अब सही हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर राम साहब को प्रणाम करना चाहूंगा। साहिल जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राम सर की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सिप्री जिस तरीके की बातें वो कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा कयास हो सकते हैं, हाइपोथेसिस हो सकता है उनका, क्योंकि इसकी जानकारी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, आर्मी के, डिफेंस के किसी को भी नहीं होती। जो सर ने बताया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। हाँ, हमने आज की तारीख में ट्रायड क्षमता हासिल कर ली है। आज की तारीख में हम धरती, आसमान और जल, पनडुब्बी से भी हम परमाणु बमों का यूज कर सकते हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, दीज आर नॉट द वेपन्स ऑफ ऑफेंस, दीज आर डेटरेंट्स। ये डेटरेंट क्रिएट करने के लिए है। जब आप ट्रायड तैयार कर लेते हैं, तो आपको ये मालूम है कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया, आपके दुश्मन को ये मालूम होना चाहिए, तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा उसको वो संभाल नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। तो ये तो बात है। और फिर MIRV जो टेक्निक, जो आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, जिसमें मल्टीपल मिसाइल से, एक तरीके से मल्टीपल निकल, ऊपर एक मिसाइल जाती है और जब वो वापस आते हैं तो मल्टीपल हो जाते हैं, बहुत सारे री एंट्री होती है, तो उनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी टेक्निक हमारे हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने इस समय मजबूती से हमारी सेना के लिए तैयार कर ली है। ये बात सच हकीकत है। परंतु कहीं ना कहीं, जैसा डॉक्टर राम सर ने कहा, कि जैसे कि वो कह रहे कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इंडिया का पाकिस्तान से ज्यादा है। पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल है। परंतु जिस तरीके से आज ये बात स्पेशली उठाई जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में कि भारत के पास स्टॉक पाइल बहुत ज्यादा है न्यूक्लियर वेपन्स का, तो कहीं ना कहीं आर्म रेस के लिए वो भारत की तरफ उंगली उठाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साजिश नजर आ रही है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, कि वो इंडिया को ब्लेम करना चाहेंगे आर्म रेस के लिए, जो कि हकीकत से बहुत दूर है। हमारे दोनों तरफ दो न्यूक्लियर पावर बैठे हैं जो कि होस्टाइल है हमारे प्रति। हमने जो न्यूक्लियर, हमारी तो स्टेटेड पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, परंतु हमने ये भी बताया हुआ कि जो हम रिटेलिएट जब करेंगे तो नक्शे से पाकिस्तान नाम का मुल्क हम खत्म कर देंगे। और चाइना को भी मालूम है कि हमारी पनडुब्बियों का सामना करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फाइट एट टू
टू साइड्स, ओके। बट द थिंग इज, हकीकत ये है कि अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। चाइना से हमारा मुकाबला फिलहाल कहीं से कहीं तक भी संभव मुझे नजर नहीं आता। उसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ईरान जो रेजिस्टेंस अमेरिका को दे पा रहा है, उसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी, जो चाइनीज सैटेलाइट जो इंटेलिजेंस मुहैया करा रही है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलके बहुत लगभग 6 सैटेलाइट्स भेज चुके हैं वो अंतरिक्ष में। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं जो मुझे साजिश लगती है, कि भारत की पिछली 2 सैटेलाइट लॉन्चेस फेल हो चुकी हैं। 2 या 3 सैटेलाइट लॉन्चेस किसी ना किसी टेक्निकल कारण से फेल हुई हैं। और कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, उसका एक धड़ा ये मानता है कि इसके पीछे सैबोटाज हो सकता है। जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका रुक करता हूँ मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। सर, अग्नि और के सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनकी ताकत जो है वो भारत को कितना रणनीतिक लाभ देती हैं, और आईएनएस अरिहंत और अरिघात भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को कितना मजबूत है जो वो प्रदान करती हैं? देखिए, सामरिक क्षमता का जहाँ तक आकलन होता है तो इसके लिए सतत परीक्षण होता रहता है। देयर आर इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कॉलेज ऑफ वार मौजूद है, इस तरह की कई कमेटियां हैं जिसमें कि निरंतर हर दुनिया में घटने वाली हर घटना के ऊपर विवेचन किया जाता है। और ये माना जाता है कि यदि हम इस युद्ध में शामिल होते, हमारे ऊपर आक्रमण होता, तो हम किस तरह से रिटेलिएट करते, क्या करते, कहाँ से, अगर पाकिस्तान की पोजीशन है तो पाकिस्तान के कौन कौन से वनरेबल पॉइंट्स हैं, उनको हम कैसे टारगेट करेंगे। अगर हमारे मिसाइल्स को बीच में अवरुद्ध किया गया या नेविगेशन को रोका गया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों का नियमित आकलन होता रहता है। और ये बात अपनी जगह सही है कि हमारे पास जो मिसाइल्स का भंडार है, दुनिया का श्रेष्ठतम भंडार है, और उसको हम कभी कोई सोच नहीं सकता कहने के लिए। बेसिक जो हमारा मॉडल है वो रशियन बेस्ड है, कि S-400 भी रशियन है, लेकिन हमने भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने संशोधन करके उसको और ज्यादा एडवांस कर लिया है। आपको मेरे ख्याल से पता होगा, ये तो क्लासिफाइड जानकारी नहीं है, हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम भी डेवलप हो चुका है, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सभी जो वाइटल पॉइंट्स हैं, मॉडल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, कमांड सेंटर हैं, उनसे लगा रहता है। हमारी इस बात की भी डिफेंस में तैयारी है कि दुश्मन अगर हमारे नेविगेशन सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम किस तरह से उसमें एंटीवायरस डालकर अपने उपकरणों को सुरक्षित करेंगे। देखिए, आज का जमाना, कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ड्रोन और मिसाइल्स इतनी भीषण हो सकती हैं, लेकिन अब ड्रोन भी पिछड़ते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आने वाले कल के समय जो युद्ध होगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स का उपयोग किया जाएगा। वो ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब होता है जिससे कि आपके जितना कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, जो कि फाइटर प्लेन में लगे रहते हैं और आपके मिसाइल्स में भी लगे रहते हैं, उन सबको डिस्टर्ब कर देगा, वो कभी टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह का नित्य प्रतिदिन रिसर्च होती रहती है, दूसरे देशों में हो या ना हो, मुझे अच्छी तरह पता है। हमारे देश के वैज्ञानिक IIT और आपके दूसरे विश्वविद्यालय छोटे छोटे आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत इस टेक्नोलॉजी का नियमित विस्तार करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं। अब तो वो समय आ गया है कि दुश्मन का ड्रोन हमारी सीमा पार करके आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब हमने जो है किस तकनीक पे काम करना शुरू कर दिया है, लेजर फेंसिंग, लेजर बीम का नेटवर्क हमारी सीमा के ऊपर 20 किलोमीटर तक बन जाएगा। जैसे ही कोई ड्रोन उसको या फाइटर प्लेन उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली वो लिंक रहेगा किससे, हमारे आकाश तीर से, हमारे मिसाइल नेटवर्क से, और उसको वहीं उड़ा दिया जाएगा। इसलिए आप देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से आश्वस्त रहिए। अब तो हमारी सरकार ने, हमारी सेना के अधिकारियों ने करीब करीब 50,000 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेन कर दिया है। किस बात के लिए? कि वो ड्रोन में एक्सपर्ट हो गए, और अब 5 लाख सिपाही जो हैं हमारे सोल्जर्स और अफसर ड्रोन वारफेयर में एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। ये नित्य प्रतिदिन युद्ध
हो या ना हो, युद्ध तो होगा सीमा या सीमा के उस पार। हमारे देश के भीतर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं है, अगर घुस जाएगा उसको मुंह खाना पड़ेगी। निश्चित रूप से अब वो समय नहीं है जो 1962 या उसके पहले था। इस 12 साल में हम लोगों ने इतनी प्रगति कर ली है, विशेषकर पिछले 2 दशकों में, इसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, और रणनीतिक क्षेत्र में भी। और रणनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत, हम अब जो है हथियार नहीं खरीदते हैं, हथियार की टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। हमारे यहाँ बन रहा है S-400, ये जो ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मोस मिसाइल, अब ये आपके यूपी में बन रही है। निश्चित मानिएगा कि इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं जो क्लासिफाइड है, जिनके बारे में अभी आपको, ना तो मुझे ज्यादा जानकारी है, लेकिन मुझे कुछ का अनुमान है। एक साइंटिस्ट होने के नाते मेरे बहुत से विद्यार्थी इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अब देश की सुरक्षा फौज के साथ तो है ही, पर उसका पूरा का पूरा श्रेय अब भविष्य में फौज के अलावा हमारे वैज्ञानिकों को भी जाएगा, उन वैज्ञानिकों को जो रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए साहिल जी, आप निश्चिंत रहिए, देश की रक्षा सर्वोपरि, और निश्चित रूप से जब तक देश सुरक्षित है, हमारा विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ता जाएगा। कई लोग जो कहते हैं कि साल भर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी बेरोजगारी बढ़ रही है और अभी जो है महंगाई बढ़ रही है। अरे भाई, महंगाई बढ़ रही है मान लिया, लेकिन उस अनुपात में आप जरा ये भी तो देखिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ती जा रही है, परचेसिंग पावर कितना बढ़ गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है। पहले कभी आपने झुग्गी झोंपड़ी में बिजली के पंखे देखे थे क्या? अब आपको ऐसी 30% झुग्गी झोंपड़ी मिल जाएंगी जहाँ AC लगे हुए हैं। टीवी तो आप हर जगह मिल जाएगा। मोबाइल जो किसी जमाने में बड़ा महंगा माना जाता था, 1 मिनट बात करते थे तो 8-9 रुपए लग जाते थे, आज वो मोबाइल दुनिया में सबसे सस्ता अगर कहीं है तो भारत में है। हर छोटे छोटे सड़क साफ करने वाले कामगारों के हाथ में भी मोबाइल है। न केवल ये खेतिहर मजदूरों में जो हल चलाते हैं या खत परवार बीनते हैं, उनके जेब में भी मोबाइल रखा रहता है। देश कितनी प्रगति कर रहा है, इसकी कल्पना जब ग्राउंड पर आकर हम देखेंगे तब पता लगेगा। केवल वही एक अकेली चीज नहीं है। आज हमारे यहाँ जो UPI का पेमेंट सिस्टम है, ये इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि दुनिया के सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। अमेरिका से लोग, मेरे परिवार के लोग जब भी यहाँ आते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे खटाखट ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, तो कहते हैं ये तो हमारे यहाँ भी मौजूद नहीं है। तो निश्चित रूप से देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसका पूरा श्रेय हमारी देश की विदेश नीति, रक्षा नीति, और हमारी सरकार तो कहना ही पड़ेगा, पर साथ में नागरिकों का और वैज्ञानिकों का योगदान उतना ही है। अब वो समय आ गया है कि अब हमारे विद्वान विदेशों में जाकर शोध नहीं कर रहे, अब हमारे यहाँ ही अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट स्तर का शोध कार्य हो रहा है, और उसका गवाही आपको देखना है तो आइए हम DRDO का विजिट करें, उसकी साइट देखें, उन्होंने कितनी प्रगति कर ली है। एक नहीं, इस तरह की कई जो है प्रयोगशालाएं हैं, जैसे भाभा एटॉमिक एनर्जी है, RR कैट है, और बहुत सारी हैं देश में जो पूरी तरह से रक्षा के क्षेत्र में जुट गई हैं। और आप निश्चित मानिए कि देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है। साहिल जी, ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका, मैं रुक रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक अलावा सर का। सर, चीन की बढ़ती परमाणु ताकत के जवाब में भारत का कदम कितना जरूरी था, और क्या दक्षिण एशिया ने परमाणु प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में बदलता दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके के संबंध हमारे और चाइना के रहे हैं 62 के युद्ध के बाद से, जिस तरह की खटास हमारे संबंधों में आ गई थी, फिर उसके बाद गलवान हुआ, तो हम कभी भी ये चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। और चाइना अपना बिल्डअप करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है हर क्षेत्र में। दरअसल चाइना का इरादा अमेरिका को चैलेंज करने का है, परंतु ऐसा ना हो जाए कि वो इतनी क्षमता के साथ कहीं हम पे भारी हो जाए। तो भारत के लिए भी ये अति आवश्यक है, अपनी आत्मरक्षा के लिए। हमारा इरादा कभी भी किसी के ऊपर प्रथम प्रहार करने का नहीं है, परंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए, इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए इस समय भारतीय सेना, भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन नेवी जिस तरीके से पनडुब्बियों को डेवलप कर रही है, जितनी स्पीड से हम
पनडुब्बियों को डेवलप कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने वाटर वेस्ट जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे स्ट्राइक करने के लिए ब्रह्मोस भी हमने डेवलप कर ली है, जो कि हम पनडुब्बियों से छोड़ सकते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे दुश्मनों के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। जैसे ही हमने अज़रबैजान आर्मेनिया को अपनी वो ब्रह्मोस मिसाइल देने की घोषणा करी है आर्मेनिया को, तब से टर्की अज़रबैजान को बड़ा ही दुःख हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। एक तरफ तो टर्की जैसा मुल्क ये पाकिस्तान को ड्रोन तक देता है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, और जब हम ब्रह्मोस देते हैं साइप्रस को, इससे हमारी डील हो रही है, आर्मेनिया से हमारी डील हो रही है, तो उन सब लोगों को दुख तो जरूर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे भारत अपनी धाक, जो मेड इन इंडिया वेपनरी है, उसकी धाक जमा रहा है। फिलीपींस हमसे हथियार खरीदने का इच्छुक है, वियतनाम हमसे हथियार खरीदने का इच्छुक है। हमने कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमने ब्रह्मोस सप्लाई भी करी है, हमारे वेपनरी वहां पे पहुंच भी गई है, और जो तेजस भी हम डेवलप कर रहे हैं उसकी भी विश्व बाजार में काफी डिमांड है। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से ये दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, दुनिया को और सेफ बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। जी ठीक है सर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, भारत पाकिस्तान तनाव में साइबर युद्ध की अगर हम बात करें तो इसके इस्तेमाल को आप कितना खतरनाक मानते हैं? देखिए, करीब 8 साल पहले का एक वहाँ पर डॉन.कॉम नाम की जो डॉन अखबार जो निकलता है उसमें विज्ञापन छपा था। उसमें पाकिस्तान ने उनकी आर्मी ने लेडी जिन्ना कॉलेज की लड़कियों का आह्वान किया था और उन्होंने उनको चुना था। और चुनने की उनकी खासियत क्या थी कि सुंदर होना चाहिए, अंग्रेजी फ्लुएंसी बोलना चाहिए। उन सबको उन्होंने एम्प्लॉय करके साइबर अटैक करने के लिए कर लिया। उनका उद्देश्य दो तरह का था। एक तो बोली भाली भाषाओं का उपयोग करके भारत के फौजी जवानों को, अफसरों को और युवकों को फंसाना, प्रेम जाल में फंसाकर, और उनसे यहाँ की गोपनीय जानकारी लेना, जो काफ़ी कुछ पकड़ में भी आई। न केवल वहाँ पर साइबर सेल जो है दिन रात काम कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, आपके खुद के फेसबुक अकाउंट में अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा भी आप जो किसी तरह का समाचार के ऊपर अपनी टिप्पणी देंगे तो आपको पता लगेगा बिल बिलाकर पाकिस्तानी लोग जिनके नाम फेक अकाउंट में पड़े हुए हैं, फेक, अगर उनको आप उनका जो उनका कीवर्ड निकाल कर अगर उनको लोकेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी सोशल मीडिया में अकाउंट हैं जो भारत की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और जो भारत के नेताओं को जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध वक्तव्य देते हैं, जैसे अभी कॉकरोच पार्टी का आया था वक्तव्य, जिनसी को भड़काने का वक्तव्य आए थे, और इस तरह की खबरों को टॉप न्यूज देने वाले जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, मोर देन 50% अकाउंट जो है पाकिस्तान रन कर रहा है। चाइना तो रन इसलिए नहीं कर पा रहा है ज्यादा, वो हाई लेवल का वो करता है, वो जो है सैटेलाइट्स को उनके पैनल्स को उनको ब्लाइंड करने की कोशिश करता है, जिसका कि हमको मालूम है। उसका हमने जो है उसका रेमेडी भी निकाल ली है, एंटीवायरस सिस्टम डेवलप कर लिए हैं। हमारे यहाँ भी नित्य प्रतिदिन जो है इस तरह का सेल काम कर रहा है, लेकिन हम किसी दूसरे देश में जाकर अफवाहों को नहीं फैला रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के जितने भी साइबर क्राइम के सेल्स हैं जो कि आईएसआई रन कर रही है, उन सबका उद्देश्य एकमात्र ही है कि अपने यहाँ पर जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उनके स्टेटमेंट को, उनके सोशल अकाउंट को उसमें मुलम्मा चढ़ाकर और बड़े भारी मात्रा में उसका प्रलोभन कर देकर और जगह जगह फैला रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने उससे जानता हूँ। मैंने जब अपने फेसबुक अकाउंट को एनालाइज करके देखा और मेरे उन विद्यार्थियों का उपयोग मैंने किया जो साइबर क्राइम में टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे पता लगा कि जितना विरोध जो, क्योंकि मैं कई बार जो स्टेटमेंट देता हूँ आपके माध्यम से, देश हित का देता हूँ, पाकिस्तान के विरुद्ध देता हूँ, उनकी नीतियों के विरुद्ध देता हूँ, एक ही बात ज्यादातर कहता हूँ, हमारा देश सुदृढ़ है, सुदृढ़ रहेगा, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है।
तो वो मेरे विरुद्ध भी तरह तरह की जो बातें आती हैं, जब मैंने उनको स्कैन आउट किया तो मुझे पता लगा वो ज्यादातर पाकिस्तान ओरिएंटेड होती हैं। इसलिए जिसकी नजर जैसी है, जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये उनके लिए पर्याप्त है। हमारे लिए हमारा को अपने काम में आगे बढ़ना है। हमको इस तरह के साइबर अटैक्स का चिंता बिल्कुल नहीं करना। साइबर अटैक्स के एंटी वायरल सिस्टम्स अवेलेबल हैं और हम नित्य नई उनका विकास कर रहे हैं। हम उनसे पीछे नहीं है, हम आगे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उनके ऊपर साइबर अटैक करना नहीं है, हमारी सुरक्षा करना चाहता है। साहिल। ठीक है सर। डॉक्टर अभिषेक सर, क्या भविष्य में परमाणु हथियारों के बजाय एआई और साइबर टेक्नोलॉजी जो है वो निर्णायक साबित होगी आने वाले समय के अंदर? जी बिल्कुल साहिल जी, जैसा कि सर ने भी कहा, हमारा ये जो साइबर स्पेस है ये एक अलग पैराडिग्म है जो जो खुल चुका है वॉरफेयर के लिए। साइबर वॉरफेयर आज की तारीख में एक हकीकत है। पाकिस्तानी हैकर्स बहुत बार कोशिश करते हैं, कई बार सफल भी हो जाते हैं, हमारे देश की कुछ सरकारी वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, उनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम भी रिटेलिएट करते हैं, हम भी उसका जवाब देते हैं। और जैसा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हनी ट्रैपिंग करने का तो एक पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान वाले जो स्मूथ स्मोकिंग लड़कियां होती हैं, सुंदर लड़कियां होती हैं, उनको इस काम में लगाया हुआ है उन्होंने। कि और कई सारे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा, दुर्भाग्य से कई आर्मी के जवान, अफसर, जेसीओज भी इस कई बार पकड़े जा चुके हैं और उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको जेल भी भेजना पड़ा है हमें, कि वो हनी ट्रैप क्यों हो गए। और उन्होंने जरूरी जो खबरें थी वो पहुंचाई गलती से ही सही, पर वो नहीं करना चाहिए था। तो और ये जो साइबर ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के और चाइना के बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, परंतु हम भी कोई हल्के देश नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी के सेक्टर में हम विश्व शक्ति के रूप में उभरे हैं आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं हम चाइना को टक्कर देने में पूरी तरीके से कामयाब हैं इस भी जगह। और पाकिस्तान की तो हैसियत मेरे ख्याल से एक न्यूसेंस वैल्यू से ज्यादा है नहीं। वो कहते हैं ना, एक मच्छर होता है, एक ततैया टाइप का होता है, जिससे जो और हमारे साथ समस्या ये है कि हम उसे मार भी नहीं सकते हैं। तो वो हमें कभी जब कामयाब हो जाता है तो हमें काटता है। और उनकी पॉलिसी बस यही है कि वो हमारे कायराना हमले कर सकते हैं, हमारे सिविलियंस को मार सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी हैसियत है नहीं। परंतु जब भी वो ऐसी हरकत करते हैं तो अब जो गवर्नमेंट है, इसको हमें इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि जिस तरह की रिटेलिएशन आज हम कर रहे हैं, पास्ट में हमने नहीं करी है। तो पाकिस्तान के लिए ये समय बहुत ही सोचने का, उनके लिए विचार करने का समय है कि भारत के साथ अगर उन्हें संबंध बेहतर चाहिए तो ये जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां उन्होंने लगा रखी है, इनके ऊपर उन्हें लगाम कसनी पड़ेगी। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अलावत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए सर। अपना कीमती समय साझा करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। तो भारत की बढ़ती परमाणु क्षमता केवल हथियारों की संख्या नहीं बल्कि बदलती रणनीतिक सोच का संकेत है। चीन और पाकिस्तान के बीच संतुलन, समुद्र से जवाबी हमला करने की ताकत और आधुनिक मिसाइल तकनीक, ये सब भारत को नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सवाल भी बड़ा है, क्या दुनिया ने परमाणु प्रतिस्पर्धा दौर की ओर बढ़ रही है, और क्या भविष्य की जंग केवल मिसाइल से नहीं, साइबर और तकनीक से भी तय होगी? फिलहाल इस बड़ी बहस पर नजर बनी रहेगी। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी, और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।